स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देश को जाने चाइना। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की कहानी साउथ ईस्ट एशिया में पैसिफिक ओशन की कोस्टलाइन पर बसे एक विशाल देश की है। ये देश दुनिया की 4 मेजर सिविलाइजेशंस में से एक है। इस देश ने दुनिया को सिल्क, पेपर, गन पाउडर, प्रिंटिंग और कंपास जैसे लाइफ चेंजिंग इन्वेंशंस प्रदान किए हैं। अब तक आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना को दुनिया की सबसे पुरानी और लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है। संस्कृत और तमिल के बाद मैंडरिन को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल किया जाता है। आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्पेस टेक, AI, रोबोटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में चाइना ने दुनिया भर में अपना अलग वर्चस्व स्थापित किया है। बहुत कम समय में मैसिव ग्रोथ के साथ चाइना ने दुनिया के आगे डेवलपमेंट का एक नायाब नमूना पेश किया है। आज हम आपको इसी देश की हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सभी क्रूशल डायमेंशन से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चाइना को विस्तार से जानते हैं। जियोग्राफी। आइए सबसे पहले इसको मैप पर लोकेट करते हुए इसके जियोग्राफिकल फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चाइना अपने एरिया के टर्म्स में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, जबकि अपनी पॉपुलेशन के टर्म्स में यह दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है। लगभग 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला चाइना एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में लोकेटेड है। 50 डिग्रीज लैटिट्यूड और 62 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को कवर करते हुए ये नॉर्थ में हाइलोंगजियांग प्रोविंस के मोहे, साउथ में ज़ेंगमू आंशा, वेस्ट में पामीर्स और ईस्ट में आमूर और यूसुरी रिवर के कंजंक्शन तक फैला हुआ है। चाइना का 22,800 किलोमीटर लॉन्ग लैंड बॉर्डर नॉर्थ में मंगोलिया, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ वेस्ट में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, वेस्ट में ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ वेस्ट एंड साउथ में इंडिया और भूटान और साउथ वेस्ट एंड साउथ में म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ये ईस्ट से साउथ ईस्ट में साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। यूं तो चाइना का ह्यूज लैंडमास प्लेटोज, प्लेन्स, बेसिन्स, फुटहिल्स और माउंटेन्स जैसी विभिन्न जियोग्राफिकल फीचर्स से मिलकर बना है, लेकिन ब्रॉडली इसको 3 जियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। इसके वेस्ट में माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट में डेजर्ट्स और बेसिन्स और ईस्ट में लो लाइंग वैलीज और प्लेन्स शामिल हैं। माउंटेनस एरिया चाइना के लैंडमास का लगभग 2/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें रगेड प्लेटोज, फुटहिल्स और माउंटेन्स शामिल हैं। माउंटेन रेंजेस मुख्य तौर पर ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर रन करती हैं। ये रीजन असल में एक लैडर टोपोग्राफी शो करता है। वेस्ट में हाई और ईस्ट में लो होने के कारण ये 3 स्टेप लैडर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसका हाईएस्ट स्टेप हमें चिंगकाई तिब्बत प्लेटो के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसकी एवरेज हाइट लगभग 4000 मीटर्स है। कुनलुन शान रेंज, किलिनशान रेंज और हेंगडुआन माउंटेन चेन इस स्टेप एंड इसके अगले स्टेप की बाउंड्री फॉर्म करती हैं। सेकेंड स्टेप पर हमें लार्ज बेसिन्स और 1000 से 2000 मीटर हाई प्लेटोज दिखाई पड़ते हैं। डाक्शांग, ताइहांग, वू और शेफेंग माउंटेन्स इस स्टेप को अगले लोअर स्टेप से अलग करती हैं। इनर मंगोलियन, लोएस, यंगुई प्लेटोज और तरीम, जंगार एंड सिचुआन बेसिन्स इस रीजन में सिचुएटेड हैं। 3rd स्टेप में मुख्य तौर पर हमें ब्रॉड प्लेन्स के साथ 500 मीटर के एल्टीट्यूड की फुटहिल्स और लोअर माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। यहां हमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ चाइना और मिडिल लोअर यांगसी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अपने ह्यूज साइज और टोपोग्राफिक वेरिएशंस के कारण चाइना का क्लाइमेट रीजन वाइज बहुत वेरी करता है। साउथ में हमें ट्रॉपिकल, ईस्ट में टेम्परेट और टिबेटन प्लेटो में कोल्ड और एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइना में एक बड़ी मात्रा में रिवर्स और लेक्स भी पाए जाते हैं। ये चाइना को एक्वाटिक प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, माइंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी प्रेशियस रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चाइना की जियोग्राफी की। अब आइए आपको लेकर चलते हैं इसके ऐतिहासिक सफर पर। चाइनाज हिस्ट्री। दोस्तों, चाइनीज पीपल धरती पर इतिहास रिकॉर्ड करने वाले शुरुआती लोगों में से थे।
इसीलिए हमें चाइनीज सिविलाइजेशन के इतिहास का एक फैली रिकॉर्डेड अकाउंट मिलता है। चाइना के इतिहास को हम अलग अलग डिनेस्टीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें 2070 से 1600 बीसीई के बीच शिया डिनेस्टी के रूप में देखने को मिला। शी डिनेस्टी को एंशिएंट चाइना का सबसे पहला रूलिंग हाउस कहा जाता है। कुछ पुख्ता सबूत न होने के कारण शिया डिनेस्टी के एग्जिस्टेंस को काफी लंबे समय तक एक मिथ की तरह ट्रीट किया गया, किंतु 1960s और 1970s में यूनिवर्सिटी ऑफ पीकिंग के आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा किए गए एक्सकेवेशंस ने इसके एग्जिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किए हैं। शिया डिनेस्टी ने ही चाइना में डिनेस्टिक रूल की फाउंडेशन सेट की और यहीं से चाइनीज थ्रोन पर फेमिलियल सक्सेशन का सिलसिला शुरू हुआ। 1600 बीसीई में शिया डिनेस्टी को शैंग लीडर के द्वारा ओवरथ्रो किया गया। अब चूंकि शिया डिनेस्टी का एग्जिस्टेंस सेमी मिथिकल कंसिडर किया जाता है, इसीलिए शैंग डिनेस्टी को एंशिएंट चाइना की फर्स्ट रूलिंग डिनेस्टी भी कहा जाता है। शैंग रूलर्स ने चाइना के थ्रोन पर लगभग 600 सालों तक राज किया। ये पीरियड चाइना में कल्चरल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पीरियड था। इस समय यहां इनोवेशंस तेजी से फ्लरिश हुई। इसी दौरान चाइना में राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। बहुत से हिस्टोरियंस इसको चाइनीज हिस्ट्री का फर्स्ट गोल्डन एज कहते हैं। खैर 1046 बीसीई में शैंग डिनेस्टी को जाओ किंग के द्वारा ओवरथ्रो कर दिया गया। 1046 बीसीई से 256 बीसीई तक रूल कर जाओ डिनेस्टी एंशिएंट चाइना की लॉन्गेस्ट सर्विंग डिनेस्टी बन गई। जाओ एरा को दो एराज में डिवाइड किया जाता है। पहली है वेस्टर्न जाओ, जो 1046 से 771 बीसीई तक चली। इसकी कैपिटल हाओजिंग में बेस्ड थी। जबकि दूसरी है ईस्टर्न जाओ, जो 770 से 256 बीसीई तक चली। इस दौरान इसकी कैपिटल ल्युआंग में शिफ्ट कर दी गई। जाओ डिनेस्टी के दौरान एंशिएंट चाइना के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स और फिलोसोफर्स जैसे कि मोजी, कन्फ्यूशियस और ताओइज्म की इनिशियल राइटिंग्स का जन्म हुआ। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल स्टेबिलिटी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी। 476 से 221 बीसीई तक के पीरियड को वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस दौरान शैंग के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे 7 रीजन्स के बीच बड़े पैमाने पर फाइटिंग शुरू हो गई। इसमें चिन आर्मीज विक्टोरियस साबित हुई और उन्होंने शैंग लीडर्स को ओवरथ्रो कर दिया। 221 से 206 बीसीई तक यहां पर चिन डिनेस्टी ने रूल किया। इसी डिनेस्टी के नाम पर चाइना का नाम पड़ा। यूं तो इस डिनेस्टी ने केवल 15 साल राज किया, किंतु ये चाइनीज हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल पीरियड बताया गया। इस दौरान चाइना के आसपास की टेरिटरीज को एम्परर के रूल के अंडर लाया गया। चिन शिन हुआंग की ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ने चाइना में एक बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को पुश किया। इसी दौरान द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी शुरू हुआ। 386 एंड 581 सीई के बीच ये रीजन फर्दर नॉर्दर्न और सदर्न टेरिटरीज के बीच डिवाइड हो गया। 581 सीई में यहां सुई डिनेस्टी की स्थापना की गई, जिसने नॉर्दर्न और सदर्न टेरिटरीज को यूनिफाई किया। लेकिन 618 सीई में उसको तांग डिनेस्टी ने ओवरपावर कर दिया। तांग डिनेस्टी ने चाइनीज हिस्ट्री की इकलौती फीमेल एम्परर वू जेटियान को प्रोड्यूस किया। चाइना की पेपर मेकिंग, टेक्सटाइल्स और बाकी टेक्नोलॉजीज वेस्ट एशिया और यूरोप में स्प्रेड होने लगी। इन्हीं के पीरियड में चाइना में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे चलकर 960 सीई में सोंग डिनेस्टी पावर में आई और इसी दौरान चाइना में दुनिया के पहले पेपर मनी का जन्म हुआ। सोंग डिनेस्टी में चाइना की इकोनॉमी ओवरसीज ट्रेड, एजुकेशन एंड साइंटिफिक इनोवेशन, शिप बिल्डिंग में रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिला। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक साल 1000 में चाइना का जीडीपी 26.55 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जो वर्ल्ड जीडीपी में 22.7% कंट्रीब्यूट कर रहा था। इस समय उसकी पर कैपिटा जीडीपी $450 हुआ करती थी, जो वेस्टर्न यूरोप के $400 से भी ज्यादा थी। सोंग डिनेस्टी में ही चाइनीज इतिहास की 4 ग्रेट इन्वेंशंस यानी पेपर, प्रिंटिंग, कंपास और गन पाउडर का जन्म हुआ। 1279 सीई में सोंग डिनेस्टी को मंगोलियन रूलर जेंगिस खान के ग्रैंडसन कुबलाई खान ने कॉन्कर कर लिया। मंगोल्स ने यहां पर युआन डिनेस्टी के थ्रू रूल किया। मंगोल रूल के दौरान यहां पर वेनेशियन मर्चेंट मार्को पोलो का भी आगमन हुआ। चिंग डिनेस्टी ने चाइना को 1644 सीई से 1911 सीई तक रूल किया।
चिंग पीरियड में चाइनीज टेरिटरी ने खूब विस्तार किया। 18th सेंचुरी तक आते आते चिंग एम्पायर मंगोलिया से तिब्बत और तिब्बत से शिनजियांग तक स्प्रेड हो चुका था। इस दौरान इसकी पॉपुलेशन और प्रॉस्पेरिटी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि चिंग एम्पायर शुरुआत में काफी स्टेबल रहा, किंतु 19th और 20th सेंचुरीज में इसको इंटरनल रिबेलियन फेस करना पड़ा। कॉलोनियल इन्वेजन, इंटरनल रिबेलियन और वॉर्स के चलते चिंग डिनेस्टी कमजोर पड़ने लगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक चाइना के ऊपर अलग अलग डिनेस्टीज ने रूल किया। सभी डिनेस्टीज ने चाइना के इतिहास में अपना अलग कंट्रीब्यूशन दिया। इस दौरान बहुत से फॉरेन लैंड्स के साथ उनके ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए। लेकिन अभी तक उनका जिन भी फॉरेन विजिटर्स के साथ इंटरैक्शन हुआ, वो ज्यादातर उन्हीं के नजदीकी बॉर्डर्स के लेस डेवलप्ड सोसाइटीज से आते थे। इस चीज ने चाइनीज रूलर्स के माइंड में आउटसाइड वर्ल्ड का एक अलग परसेप्शन क्रिएट किया। उनको लगता था कि वो चारों ओर से बारबेरियंस और लेस डेवलप्ड सोसाइटी से घिरे हुए हैं, जिनका कल्चर चाइनीज स्टैंडर्ड से काफी इंफीरियर है। वो अपनी प्रॉस्परस और फ्लरिशिंग सोसाइटी को यूनिवर्स के सेल्फ सफिशिएंट सेंटर की तरह ट्रीट करने लगे। उनके इसी चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू से चाइना का ट्रेडिशनल नेम ज़ुआंगू यानी मिडिल किंगडम जनरेट हुआ। दोस्तों, ये वर्ल्ड व्यू 18th सेंचुरी तक तो अनडिस्टर्ब्ड रहा, किंतु वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स के आगमन के बाद उन्होंने चाइनीज एम्पायर के इस व्यू को पूरी तरह कुचल दिया। असल में 1800 में वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने की तैयारी में था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन देश पूरी दुनिया के कॉन्क्वेस्ट पर निकल चुके थे। जाहिर है कि चाइना को भी उनकी बंदूक के निशाने पर आना पड़ा। बस फिर क्या था, ब्रिटिश और फ्रांस जैसे कॉलोनियल पावर्स ने चाइना को अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग वेज में एक्सप्लॉइट किया। ओपियम का ट्रेड एक ऐसी ही एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिस थी। चाइना में ड्रग्स का यूज पूरी तरह से बैन था। चाइनीज एम्परर्स ये नहीं चाहते थे कि उनकी सोसाइटी में ओपियम का ट्रेड या कंजम्पशन बढ़े। लेकिन ब्रिटिशर्स हांगकांग पोर्ट के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पर चाइना में ओपियम की स्मगलिंग कर रहे थे। वो इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके ओपियम का मास प्रोडक्शन करते और उसको चाइना में इलीगल तरीके से ट्रेड करते। देखते ही देखते चाइनीज सोसाइटी में ओपियम का एडिक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चिंग एम्परर्स ने ये सब देखते हुए ओपियम के सभी स्टोर हाउसेस को सीज कर लिया। ये बात इतनी बिगड़ गई कि चाइना ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1839 में एक युद्ध का ऐलान कर दिया। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की नेवल पावर को हरा पाना जरा भी आसान नहीं था और इसीलिए इस वॉर में चाइनीज एम्पायर को ब्रिटिशर्स के आगे घुटने टेकने पड़े। 29 अगस्त 1842 को साइन की गई ट्रीटी ऑफ नानकिंग के साथ इस वॉर का अंत हुआ। 1839 से 1842 तक चले इस वॉर को फर्स्ट ओपियम वॉर के नाम से जाना गया। ट्रीटी ऑफ नानकिंग के तहत हांगकांग आइलैंड ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। इस ट्रीटी में चाइना को बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया। इसके बाद यूरोपियन पावर्स के अलावा रशियंस और जापानीज भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना में एक्सटेंड करने लगे। कुछ समय बाद चाइनीज एम्पायर ने इसका फिर विरोध किया। देखते ही देखते 1856 में इन दोनों के बीच सेकेंड ओपियम वॉर छिड़ गया। ये 1856 से 1860 तक चला। इसमें भी ब्रिटेन की जीत हुई और इस बार कोलून पेनिनसुला और स्टोन कटर्स आइलैंड ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। इस सबसे चाइना की इंटरनल स्टेबिलिटी बड़े लेवल पर अफेक्ट हुई। 1898 में दोनों के बीच थर्ड ओपियम वॉर छिड़ गया। ब्रिटिशर्स अपनी सुपीरियर नेवल पावर के बलबूते एक बार फिर जीत गए। इस बार उन्होंने आपस में सेकेंड कन्वेंशन ऑफ पीकिंग साइन किया। इसके तहत हांगकांग की न्यू टेरिटरीज ब्रिटेन को 99 ईयर्स यानी 1 जुलाई 1997 तक लीज पर मिल गई। इन सभी फेलियर्स के कारण चिंग डिनेस्टी के अगेंस्ट इंटरनल रिबेलियन भी तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा ही एक मास रिबेलियन ताइपे रिबेलियन के रूप में यहां 1850 से 1864 तक चला। चिंग डिनेस्टी ने इस पॉइंट पर चाइना को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। इसी बीच 1894 में कोरिया को लेकर जापान और चाइना के बीच साइनो जापानीज वॉर छिड़ गया। 1894 से 95 तक इस वॉर में जापान ने चिंग एम्पायर को हराने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट चाइना के ताइवान और लियाओडोंग पेनिनसुला को भी कैप्चर कर लिया। इस वॉर का अंत अप्रैल 1895 में साइन हुई एक हार्श ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी के साथ हुआ। इस ट्रीटी के तहत चाइना को कोरिया की इंडिपेंडेंस भी रिकॉग्नाइज करनी पड़ी।
इस बार चाइना किसी माइटी यूरोपियन पावर से नहीं, बल्कि एक समय पर चाइना के ही वेसल स्टेट रहे जापान से हारा था, और इसीलिए ये डिफीट और भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। उधर 1898 में नॉर्दर्न चाइना में एक और रिबेलियन छिड़ गया। क्रिश्चियनिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट जन्मे इस रिबेलियन का नाम था बॉक्सर रिबेलियन। इस रिबेलियन को भी चिंग डिनेस्टी के द्वारा क्रश कर दिया गया। इसको क्रश करने में इस एम्पायर को बाहरी फोर्सेस यानी यूएस, जापान और ब्रिटेन की सहायता लेनी पड़ी। खैर, इस इंपीरियल डिनेस्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम 1911 में हुआ। 1911 सीई में रेबल्स ने चिंग डिनेस्टी के लास्ट एम्परर पुई को ओवरथ्रो कर चाइना में डिनेस्टिक रूल हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सुन यत सेन के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। लेकिन इस रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के बावजूद चाइना में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। पूरे देश में वॉरलॉर्ड्स अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने के लिए आपस में लड़ते रहे, जिसकी वजह से यहां पॉलिटिकल और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवेंचुअली इस लड़ाई में दो गुट उभर कर सामने आए। 1927 में दोनों गुटों के बीच एक सिविल वॉर छिड़ गया। ये चाइनीज सिविल वॉर 1927 से लेकर 1949 तक चला। ये वॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उस समय चाइना पर रूल कर रही कोमिंतांग की नेशनलिस्ट पार्टी के बीच चल रहा था। कम्युनिस्ट फैक्शन को माओ जेडोंग लीड कर रहे थे, जबकि नेशनलिस्ट फैक्शन को चियांग काय शेक। खैर, 1949 तक आते आते कम्युनिस्ट्स की जीत हुई और नेशनलिस्ट्स हार गए। इस सिविल वॉर में 12 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान गई, जिसके चलते नेशनलिस्ट्स को अपनी जान बचाने के लिए मेनलैंड चाइना से भागकर उसके साउथ ईस्ट में मौजूद फॉर्मोसा यानी प्रेजेंट डे ताइवान आइलैंड पर एग्जाइल में रहना पड़ा। माओ और उसके एलाइज ने एक नई गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसकी कैपिटल बेइजिंग को घोषित किया गया। 1949 में माओ ने मेनलैंड चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दर्जा दिया। वहीं चियांग काय शेक ने ताइपे में अपनी अलग सरकार का गठन किया और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। दोनों ही टेरिटरीज आज तक एक दूसरे के क्लेम्स को रिफ्यूज करती हैं और दोनों ही अपने आप को ऑफिशियल चाइना का दर्जा देती हैं। हालांकि आज वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही ऑफिशियल चाइना का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना भी लगातार खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कराने के लिए आज हर पॉसिबल एफर्ट कर रहा है। इसी के चलते चाइना अपने वन चाइना प्रिंसिपल को असर्ट करता है, जिसके मुताबिक इस धरती पर केवल एक ही चाइना है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। खैर, अब वापस चाइना की कहानी पर आएं तो कम्युनिस्ट रूल के शुरुआती सालों में चाइना को एक टफ पीरियड फेस करना पड़ा। चाइना को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करने का प्लान एक डिजास्टर साबित हुआ। माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसे फेल्ड इनिशिएटिव्स चाइना के लाखों लोगों के लिए मैस स्टार्वेशन, डिजीजेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आए। खैर, 1976 में माओ की डेथ हो गई और उनको डेंग शियाओपिंग के द्वारा रिप्लेस किया गया। डेंग शियाओपिंग ने चाइना की ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने एक स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट कंट्री में स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया और चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया। किंतु ये सब कुछ सीसीपी यानी चाइना की रूलिंग पार्टी के स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर हुआ। आज 21st सेंचुरी में भी चाइना में लार्जली यही मॉडल फॉलो किया जाता है, जिसका इंपैक्ट आज उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। तो आइए अब आपको चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से रूबरू कराते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ चाइना। दोस्तों, पहले यदि इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि हमने अभी देखा, माओ के रूल के अंडर चाइना ने एक हाईली सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। इस दौरान चाइनीज इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड से पूरी तरह कट ऑफ थी। लेकिन 1970s में डेंग शियाओपिंग ने चाइनीज इकोनॉमी को ओपन करके कई दशकों के इकोनॉमिक आइसोलेशन को खत्म किया और इसी के साथ 1.4 बिलियन चाइनीज को compete करने का मौका मिला। चाइनीज इस कंपटीशन में लड़े और जीते और इसी कारण उनकी ओवरऑल इकोनॉमी भी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आसमान छूने लगी। इस ग्रेट रीओपनिंग के बाद चाइना अपने 800 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखा और इसके बाद वो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साथ बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट हो गया।
हालांकि 2012 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आने के बाद स्टेट ने इकोनॉमी पर अपनी ग्रिप को एक बार फिर टाइट करने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट जिनपिंग के दौर में प्राइवेट एंटरप्राइज पर स्टेट कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है, किंतु उस सब के बावजूद आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज चाइना की इकोनॉमी में 43% एग्रीकल्चर, 25% इंडस्ट्रियल और 32% सर्विस रिलेटेड सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक रेल्म में भले ही चाइनीज स्टेट ने अपना कंट्रोल कुछ हद तक कम किया हो, किंतु डोमेस्टिक गवर्नेंस में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब यदि बात करें इसके पॉलिटिकल सिस्टम की, तो चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है। ये टोटल 23 प्रोविंसेस, 5 ऑटोनमस रीजन्स और 4 म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइडेड है। सीसीपी एक पिरामिड को रूल करती है, जिसके बॉटम पर लगभग 4 मिलियन ग्रास रूट ब्रांचेस हैं और टॉप पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यानी शी जिनपिंग विराजमान हैं। सीसीपी को इसके जनरल सेक्रेटरी हेड करते हैं, जो चाइना के पैरामाउंट लीडर यानी प्रेसिडेंट कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी की हाईएस्ट बॉडी पार्टी कांग्रेस है, जो हर 5 साल में एक बार मिलती है। कल्चरल रेवोल्यूशन से पहले ये इर्रेगुलर इंटरवल्स पर मिलती थी, लेकिन उसके बाद से इसकी मीटिंग्स रेगुलरली कंडक्ट की जाती हैं। सीसीपी सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करती है और सीसीपी के प्राइमरी ऑर्गन्स सेंट्रल कमेटी का ही पार्ट होते हैं। जनरल सेक्रेटरी के बाद सीसीपी का दूसरा प्राइमरी ऑर्गन है पॉलिट ब्यूरो, जिसमें चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के 22 सबसे महत्वपूर्ण मेंबर्स होते हैं। इसके 7 टॉप ऑफिशियल्स पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को फॉर्म करते हैं। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी चाइना की सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके अलावा सीसीपी का प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म सेक्रेटेरिएट सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है। यूं तो चाइना में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, किंतु उन सबको ओवरऑल सीसीपी द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यानी चाइना में सिंगल पार्टी रूल एस्टैब्लिश्ड है, यानी यहां किसी भी कंपटीशन, ऑपोजिशन या डिसेंट की कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसको सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। 89 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स के साथ सीसीपी चाइना ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और ये चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम के हर ब्रांच, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिलिट्री फोर्स, कोर्ट और पार्लियामेंट्री मीटिंग्स को पूरी तरह से डोमिनेट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो चाइनीज पॉलिटिक्स सीसीपी के अराउंड रिवॉल्व करती है। हालांकि यहां इलेक्शंस होते हैं, किंतु वो केवल लोकल लेवल पर सीसीपी की कड़ी निगरानी में होते हैं। तो कुल मिलाकर स्कॉलर रश दोषी के शब्दों में कहें तो यहां पार्टी स्टेट के ऊपर भी है, स्टेट के पैरेलल भी है और स्टेट के हर लेवल या उसकी हर ब्रांच में गुथी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने चाइना से जुड़े बहुत से अलग अलग पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश की। इस कड़ी में आप अगली कहानी किस देश की सुनना चाहेंगे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।